नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के रिगार्डिंग। मेरे प्यारे व्यूअर्स, हम लोगों ने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बिल्कुल डिटेल्स में डिस्कस किया है ना। थर्मोडायनेमिक्स का जो प्लेलिस्ट है वहाँ जा कर के आप वीडियोज़ देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है टोटल 18 और 19 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है वो क्या है कि इफिशिएंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन्स वर्किंग बिटवीन सेम टू टेम्परेचर्स। ओके, ऑप्शंस क्या क्या है? इज सेम, डिपेंड्स ओपन फ्यूल यूज्ड, ओके, डिपेंड्स ओपन प्रेशर एंड डिपेंड्स ओपन वॉल्यूम। देखिए क्या कह रहा है कि दो रिवर्सिबल हीट इंजन्स जो है सेम टू टेम्परेचर्स T1 और T2 के बीच अगर कार्य कर रही हैं, ओके, तो क्या दोनों का इफिशिएंसी सेम होगा या फिर दोनों का एफिशिएंसी फ्यूल पर डिपेंड करेगा या वॉल्यूम पर या फिर प्रेशर पर, ये पूछ रहा है। देखिए कार्नोट्स थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि अगर एक रिवर्सिबल हीट इंजन और एक इरिवर्सिबल हीट इंजन अगर सेम टेम्परेचर्स के बीच कार्य करे तो रिवर्सिबल हीट इंजन का जो इफिशिएंसी होता है वो ज़्यादा होता है ना। उसी प्रकार मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर सेम टू टेम्परेचर्स के बीच कार्य करने वाली हीट इंजन्स अगर रिवर्सेबल हो, ओके, तो दोनों का ही जो इफिशिएंसी है वो सेम होता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? देखिए, द इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट्स इंजन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ, ओके, सोर्स ओनली, सिंक ओनली, सोर्स एंड सिंक, और डी क्या है? वर्किंग सबस्टेंस। देखिए कह ये रहा है कि कार्नोट्स हीट इंजन का जो एफिशिएंसी है, ओके, वो किस पर डिपेंड करता है? ओके, डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ, किसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है? क्या वो सोर्स के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है या सिंक के टेम्परेचर पर या फिर दोनों के या फिर वर्किंग सबस्टेंस के? देखिए हम लोग जब कार्नोट्स हीट इंजन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने एक पॉइंट देखा था कि सोर्स, ओके, सोर्स और सिंक, इन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इफिशिएंसी होगा कार्नोट्स हीट इंजन का। ओके, सो हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे? सोर्स एंड सिंक वाला ऑप्शन लेंगे। ठीक है, कि वो सोर्स और सिंक दोनों के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है? इफ टेम्परेचर ऑफ सिंक इज डिक्रीज्ड, ओके, द इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन डिक्रीजेस, ओके, ऑप्शंस में इंक्रीजेस, रिमेन्स द सेम एंड नन ऑफ दिस। देखिए कह ये रहा है कि हमारा ये मान लेते हैं सोर्स है, ये सिंक है, ठीक है, इधर वर्किंग सबस्टेंस है। तो कह ये रहा है कि मान लीजिए आपका जो सिंक है ना, इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर गया, तो जो हमारा कार्नोट्स हीट इंजन है इसके इफिशियंसी पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए बेसिकली क्या होगा कि जो इफिशियंसी है कार्नोट्स हीट इंजन का वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि कार्नोट्स हीट इंजन का जो इफिशियंसी है ना वो टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करता है। आपका सिंक और सोर्स के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इफिशियंसी होता है कार्नोट्स हीट इंजन का। तो मान लेते हैं आपका सोर्स का टेम्परेचर T1 है, ओके, और सिंक का टेम्परेचर T2 से थोड़ा और घटा दिया गया, तो इससे क्या हुआ? टेम्परेचर डिफरेंस तो दोनों के बीच का बढ़ा ही ना। तो जब टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ेगा तो जो इफिशियंसी होगा कार्नोट्स हीट इंजन का वो भी इंक्रीज करेगा। सो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट होगा। आइए आगे चलते हैं। फिर आगे का क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, इफ द टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज इंक्रीज, ओके, सोर्स का टेम्परेचर यहाँ इंक्रीज किया जा रहा है, यहाँ पे सिंक का टेम्परेचर इंक्रीज किया गया था, द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट्स इंजन इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन्स कांस्टेंट एंड नन ऑफ दिस। चलिए इसका आंसर आप खुद से बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। ओके, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अ गैस परफॉर्म्स मैक्सिमम वर्क व्हेन इट एक्सपेंड्स, ओके, जो गैस है ना वो मैक्सिमम वर्क कब परफॉर्म करेगा? जब वो अडायबेटिकली, माफ कीजिएगा, जब वो आइसोथर्मली एक्सपेंड करेगा, ओके, अडायबेटिकली एक्सपेंड करेगा, आइसोबेरिकली एक्सपेंड करेगा या आइसोकोरिकली एक्सपेंड करेगा, ओके, है ना। देखिए अगर आइसोथर्मली एक्सपेंड कर रहा है तो उस स्थिति में टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा, है ना, टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अडायबेटिक के केस में जो है DQ 0 से इक्वल रहता है, मतलब अमाउंट ऑफ हीट उसे नहीं मिलता। आइसोबेरिक के केस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है और आइसोकोरिक के केस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो हमें बताना है
कि इनमें से कौन से प्रोसेस में जो गैस है वो मैक्सिमम वर्क परफॉर्म करती है। देखिए बेसिकली आइसोबेरिक का जो केस है इसमें जो गैस है ना ये मैक्सिमम वर्क परफॉर्म करती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इस केस में प्रेशर कांस्टेंट होता है। ओके, प्रेशर कांस्टेंट रहता है ना। अब प्रेशर कांस्टेंट है तो इस स्थिति में जो वर्क होता है ना ये मैक्सिमम वर्क परफॉर्म कर पाती है। ओके, नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? अ फ्रिक्शनलेस हीट इंजन कैन बी 100% efficient only if its exhaust temperature, देखिए, is 0 degree, 0 Kelvin, less than its input temperature, greater than its input temperature। देखिए क्या है, ये रहा है कि एक फ्रिक्शनलेस हीट इंजन है। मान लीजिए ना, फ्रिक्शनलेस हीट इंजन कौन है? कार्नोट्स हीट इंजन है, हमें पता है कार्नोट्स हीट इंजन ही फ्रिक्शनलेस हीट इंजन है। तो ये 100% इफिशियंट कब होता है ना, मतलब इसका इफिशियंसी जो ईटा है वो 1 से इक्वल कब होती है? ओके, जब आपका जो सिंक है ना, ओके, इसका टेम्परेचर, सिंक एग्जॉस्ट टेम्परेचर बोल रहा है, एग्जॉस्ट सिंक को ही रखिए। ओके, उसका जो टेम्परेचर होगा जब वो 0 डिग्री केल्विन से इक्वल होगा तो उस स्थिति में हम लोग ऐसा कहेंगे, 0 डिग्री केल्विन से इक्वल होगा तब हम लोग कहेंगे कि हमारा जो इंजन है वो 100% इफिशियंट होगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी देखिए 0 डिग्री केल्विन है, ये करेक्ट होगा। चलिए आगे का जो क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पर लिए हुए हैं, यहाँ पे लिए हुए हैं क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्या है, नंबर 7 में इफिशियंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 100 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस इज नियरली। हमें पता करना है, हमारे पास जो है कार्नोट्स हीट इंजन जो है 2 टेम्परेचर के बीच कार्य कर रहा है। हमें पता करना है कि इफिशियंसी कितना होगा। देखिए T1 कितना गिवन है, 100 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 373 केल्विन होगा। ओके, नाउ T2 कितना गिवन है, 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट कीजिए 273 केल्विन आ जाएगा। ओके, है ना। अब आपको क्या करना है, आपको इस फॉर्मूला पर इसे जनरली रख देना है, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1, इस पर रखिए इन दोनों को और पता कीजिए कितना एफिशिएंसी आ रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है, 8th क्वेश्चन, परफेक्ट गैस स्केल एंड थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर आर। आपको पता ही है परफेक्ट गैस स्केल और जो थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर है जिसको हम लोग एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर भी कहते हैं, ये दोनों आइडेंटिकल होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट होगा। ठीक है, आइए आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ यहाँ पर ध्यान दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर्टी ऑफ इंट्रोपी, इनमें से कौन सा इंट्रोपी का प्रॉपर्टी है? देखिए पहला ऑप्शन क्या है, इंट्रोपी इंक्रीजेस ड्यूरिंग इरिवर्सिबल प्रोसेस। आपको पता है कि अगर कोई सिस्टम इरिवर्सिबल प्रोसेस परफॉर्म कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है सिस्टम का इंट्रोपी इंक्रीज करेगा, तो ये करेक्ट है ना, ये क्या है, करेक्ट है। ओके, मतलब प्रॉपर्टी है इंट्रोपी का। दूसरा यहाँ पे देखिए बी, नेट चेंज इन एंट्रोपी इन ए रिवर्सिबल साइकिल इज 0। ऑब्वियस सी बात है रिवर्सिबल साइकिल में जो नेट चेंज होता है एंट्रोपी का वो 0 होता है, तो ये भी जो है प्रॉपर्टी है एंट्रोपी का। फिर क्या है, चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग एन अडायबेटिक ऑपरेशन इज 0। देखिए अडायबेटिक ऑपरेशन के समय भी चेंज इन एंट्रोपी 0 से इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है चेंज इन एंट्रोपी ds क्या होता है, dq/t होता है। अब जब प्रोसेस अडायबेटिक हो तो उस स्थिति में dq का वैल्यू 0 होता है ना। पुट करके देखो आप, ओके, 0/t मतलब 0 मिलेगा वैल्यू, तो चेंज इन एंट्रोपी जो है अडायबेटिक ऑपरेशन के समय 0 होगा। ओके, एंड ऑप्शन डी क्या है, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस सी बात है ये तीनों क्या है, प्रॉपर्टी है, करेक्ट। तो इसको आप ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट ले सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आउट ऑफ 3 कार्नोट्स इंजन, ओके, ऑपरेटिंग बिटवीन रिजर्वायर्स टेम्परेचर ऑफ 400 Kelvin and 500 Kelvin, 600 Kelvin and 800 Kelvin, 400 Kelvin and 600 Kelvin, which has the greatest efficiency। देखिए हमें यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमें हमारे पास 3 कार्नोट इंजन गिवन है, ओके, जो इन टेम्परेचर्स के बीच ऑपरेट कर रहा है। हमें बताना है कि इनमें से किसका इफिशियंसी ज़्यादा होगा। तो चलिए पहले जो है ए वाले का कैलकुलेट करते हैं। इफिशियंसी क्या होता है, 1 माइनस T2/T1 होता है, तो ईटा 1 निकालते हैं पहले। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में ए, बी और सी और फिर ऑल ऑफ द एबव सेम इफिशियंसी गिवन है। ठीक है, तो पहले हम लोग ए वाला जो इंजन है उसका निकालते हैं। ओके, 1 माइनस T2, देखो T2 जो होता है ना वो T1 से हमेशा छोटा होता है, तो 400 जो है ये 500 से छोटा है, तो 400 ले लेंगे ऊपर और 500 नीचे।
चलिए 1 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 0.8 आएगा। इसका मतलब है कि 0.2 जो है इफिशियंसी आ रहा है इसका ईटा 1 का, ठीक है। तो ईटा 1 क्या आ गया 0.2। नाउ ईटा 2 निकालते हैं, ये वाला। इसमें क्या होगा 1 माइनस 600/800 होगा, ओके। 0 कैंसिल कर दीजिए एंड इसको आप कुछ ऐसे कर सकते हैं, 1 माइनस 60 हो जाएगा। तो 0.87 जा 56 एंड 85 जा 40 होता है। तो ईटा 2 जो आपको मिलेगा वो होगा 0.25, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका निकालते हैं ईटा 3, ओके। Q2 हो जाएगा आपका 400, माफ़ कीजिएगा 1 माइनस T2/T1 होता है, ओके। तो T2 जो है आपका हो जाएगा 400 एंड ये हो जाएगा 600। चलिए यहाँ पर देखिए क्या होगा, 1 माइनस 6 से 4 डिवाइड करना है तो 40 ले लेते हैं, 6 6 जा 36, ओके। एंड फिर 40 बचेगा तो 6 6 जा यहाँ पर होगा 0.66 आएगा। तो आप माइनस करके देखिएगा तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 34, ओके। नाउ अब देखिए ईटा 1 कितना आया था आपके पास 0.2, या यहाँ पे 0 भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 0.20। ईटा 2 कितना आया था यहाँ पर देखिएगा 0.25, और ईटा 3 जो है आपके पास कितना आ रहा है यहाँ देखिएगा, यहाँ पे 0.34। तो जो तीसरा इंजन हमारे पास गिवन है, मतलब सी वाला, जिसका आपका सिंक का टेम्परेचर 400 केल्विन है और सोर्स का टेम्परेचर 600 केल्विन है, ओके। इसका एफिशिएंसी ज़्यादा है, ओके। सो ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था आपका। आइए, है ना, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, टीएस डायग्राम फॉर ए कार्नोट साइकिल इज। देखिए टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम हम लोग देखें, ओके। कार्नोट साइकिल के लिए वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है ना, कुछ इस प्रकार से होता है, ओके। सो ऑप्शंस में देखिए स्क्वायर, रेक्टेंगल, एलिप्स एंड क्वाड्रिलेटरल टाइप बट नॉट रेक्टेंगल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, रेक्टेंगल होता है, ठीक है। 12th क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास, द कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज गिवन बाई। देखिए फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कंबाइंड फॉर्म हमें पूछ रहा है। पहले तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को यहाँ पर हम देते हैं लिख, क्या होता है, dq इज इक्वल टू du प्लस dw होता है। dw को pdv लिख देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हमें पता है जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसको इंट्रॉपी के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, ds इज इक्वल टू dq/t, अर्थात dq इज इक्वल टू tds, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इस dq के जगह पर tds रख देते हैं, तो क्या आएगा, tds इज इक्वल टू du प्लस pdv आएगा। अब इसको जो है ऑप्शन से मैच कर लीजिए और देखिए कौन सा ऑप्शन है ना। TDS इज इक्वल टू DU प्लस PDV, पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है ना। सबसे मैच करके आप देखिए आपका जो पहला ऑप्शन है वो मैच कर जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, द टेम्परेचर ऑफ द सर्फेस ऑफ द सन इज अप्रॉक्सीमेटेड 6000 केल्विन, ठीक है। If we take a big lens and focus the sun rays produce a temperature of 8000 Kelvin, this will violate, okay। अगर हम लोग मतलब ऐसा मान ले कि सन का जो सरफेस है ना उसका टेम्परेचर 6000 केल्विन है, ओके। और एक लेंस की मदद से क्या करें, है ना, सन रेज को फोकस करें और हम लोग सन का जो सरफेस का टेम्परेचर है उससे ज़्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस करें 8000 केल्विन का, तो ये कौन सा लॉ को वायलेट करेगा, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट करेगा, या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट करेगा, या सेकेंड लॉ को, या थर्ड लॉ को, कौन से लॉ को। ऑब्वियस सी बात है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट करेगा। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हम लोगों ने यहाँ पर लिया है, क्वेश्चन नंबर 14, द एरिया ऑफ द कार्नोट साइकिल ऑन TS डायग्राम रिप्रेजेंट्स। देखिए TS डायग्राम में है ना जो कार्नोट साइकिल का एरिया है वो बेसिकली वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है ना। वर्क डन जो आपका Q1 माइनस Q2 होता है, इस है ना, इसको रिप्रेजेंट करता है एरिया, ठीक है। सो ऑप्शंस में देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, यहाँ पर देखिएगा, इन अ हीट इंजन, ओके, द मैक्सिमम हीट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क, ओके, डिपेंड्स upon फ्रिक्शन, डिपेंड्स upon वर्किंग टेम्परेचर, इज 100% एंड डिपेंड्स upon सिंक। देखिए
बेसिकली वो फ्रिक्शन पर ही ना डिपेंड करेगा। फ्रिक्शन अगर हम लोग मान लेंगे कि फ्रिक्शन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है इंजन का इफिशियंसी जो है ना, मैक्सिमम हो जाएगा। अगर फ्रिक्शन है तो इफिशियंसी कम होगा, है ना। सो वो डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन मतलब डिसिपेटिव फोर्सेस कितना ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल, ठीक है। जितना भी नेचुरल प्रोसेसेस है वो इरिवर्सिबल है, ओके। तो दिस इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है ये स्टेटमेंट, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज अ सिस्टम अंडरगोज ए साइक्लिक प्रोसेस इन विच इट अब्सॉर्ब्स Q1 amount of heat and gives out Q2 amount of heat. The efficiency of the process is eta and the work done is W. तो हमें बताना है कि इसमें से कौन कौन करेक्ट है। पहले देखिए यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है, जो वर्किंग सब्सटेंस है वो Q1 अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है और Q2 अमाउंट ऑफ हीट दे रहा है ना। और यहाँ जो सिस्टम है ओके, इसका इफिशियंसी ईटा गिवन है और वर्क डन W गिवन है। पहले अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग ये कह सकते हैं वर्क डन क्या होता है Q1 माइनस Q2, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या गिवन है, इफिशियंसी जो है ये टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाई क्या है, अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जॉर्ब्ड, ये भी करेक्ट है ना। इफिशियंसी इसी से इक्वल होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या गिवन है, ईटा इज इक्वल टू Q2 बाई Q1, मतलब जो इफिशियंसी ये आपका हीट ऑब्जॉर्ब्ड, माफ़ कीजिएगा, हीट रिजेक्टेड बाई हीट ऑब्जॉर्ब्ड का रेशियो, तो ये तो है ना गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1, तो ये जो ऑप्शन है ए बी और सी ये तीनों क्या होगा, करेक्ट होगा, ओके। सो आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा, इफिशियंसी ऑफ ए परफेक्टली रिवर्सिबल कार्नोट हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड जीरो इज इक्वल टू, देखिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर T और जीरो के बीच ऑपरेट कर रहा है, मतलब सिंक का टेम्परेचर जीरो है, तो ऑब्वियस सी बात है इफिशियंसी क्या होगा 1, मतलब 100%। तो देखिए ऑप्शन में 0 गिवन है, 0.5 गिवन है, 0.75 गिवन है एंड 1 गिवन है, तो 1 ले लीजिए, ठीक है। एंड हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 वो क्या है, एन इन्वर्टर क्लेम्स टू हैव मेड एन इंजन विच कंज्यूम्स 1 ग्राम ऑफ फ्यूल पर सेकेंड, अच्छा, फॉर कैलोरीफिक वैल्यू 2 किलो कैलोरी पर ग्राम, अच्छा कैलोरीफिक वैल्यू है, एंड डिलीवर 10 किलोवाट, अच्छा, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, देखिए कह ये रहा है कि एक इन्वर्टर कंपनी है वो ये क्लेम कर रही है कि उन्होंने एक इंजन बनाया है, ऐसा इंजन जो कम फ्यूल कंज्यूम करके ज़्यादा पावर दे रहा है, ओके, है ना। तो बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ना, दिस इज पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल, द पॉसिबिलिटी ऑफ द इन्वेंशन इज डिटरमाइंड बाय द डिजाइन ऑफ द इंजन एंड डी एंड नन ऑफ दिस। देखिए ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है ना, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई किसी को आप इनपुट कम दो लेकिन आउटपुट आपको ज़्यादा मिले, ओके, है ना। अगर कोई इंजन जो है कम फ्यूल कंज्यूम कर रही है ना, तो ऑब्वियस सी बात है अगर वो फ्यूल कम कंज्यूम करेगी है ना, तो वो ज़्यादा कैसे डिलीवर कर सकती है, ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है ना, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो दिस इज इम्पॉसिबल, ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो इस वीडियो में हम लोग क्या किए, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिस्कस की, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के रिगार्डिंग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किए।